Hello, my dear friends. Myself, Sailen Pratap Singh, Assistant Professor, B.Ed Department, School of Education, BBD यूनिवर्सिटी लखनऊ। ये सेकंड वीडियोस का लेक्चर है। इसके पहले वाले वीडियो के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा। ये हमारा जो सब्जेक्ट या हमारा पेपर है, इसका जो टॉपिक है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। हमने इसमें स्टेप बाय स्टेप लैंग्वेज अक्रॉस और करिकुलम को, कॉन्सेप्ट को, मीनिंग को और इसके डेफिनेशन को डिफाइन किया, डिस्कस किया। उस वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, उस लेक्चर्स में कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में आप एक इंस्ट्रक्शन दे करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम उसको रिपीट किसी अन्य वीडियोस के माध्यम से आपको रिवीजन क्लास के रूप में समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले लैंग्वेज की मीनिंग, कॉन्सेप्ट और इसके डेफिनेशन को डिफाइन किया। यूनिट फर्स्ट का जो हमारा सेकेंड टॉपिक है, या हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट, मीनिंग और डेफिनेशंस के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज। सेकेंड टॉपिक आपके यूनिट में सिलेबस, जो हम लोगों ने एक सिलेबस के बारे में डिस्कशन आउटलाइन हमने किया था, तो उसमें हमने देखा था कि हमने अपने सिलेबस को 4 यूनिट में डिवाइड किया है और चारों यूनिट के जो मेन आपके टॉपिक्स थे या जो हेडिंग्स थी उसको हमने डिफाइन किया। और हम ये बोले थे कि इस टॉपिक्स के अंतर्गत सब टॉपिक आपको मिलेंगे, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले लैंग्वेज, मीनिंग, डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया। और उसी में हमारा अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज। यानी कि किसी भी कह सकते हैं व्यक्ति के बारे में जानने के लिए हमें निश्चित रूप से उसके नेचर को, उसके कैरेक्टरिस्टिक को समझना पड़ता है। अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक और नेचर के बारे में पूरी जानकारी हमें हो जाती है तो निश्चित रूप से हम उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, या हम उससे अवेयर हो जाते हैं कि हम इसको किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, इसका कैसे यूज कर सकते हैं, या इनके साथ कैसे डीलिंग कर सकते हैं, या इनके साथ हम कैसा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कैसा संप्रेषण कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम जो हमारा पेपर है, जो मोस्ट वैल्यूएबल पेपर आपके बीएड प्रोग्राम में बनाया गया या रखा गया है, आपको इसके नॉलेज से अवेयर करने के लिए रखा गया है, तो निश्चित रूप से हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर को समझना पड़ेगा। जनरली हम कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर को सेम मीनिंग के रूप में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। डिफरेंसेस के रूप में इसमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आपको हो सकता है कहीं नेचर कुछ अलग हो जाए, कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा अलग हो जाए, लेकिन अगर हम देखेंगे तो जो कैरेक्टरिस्टिक है वह कहीं न कहीं नेचर में समाहित होता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का जो नेचर है तो निश्चित रूप से हम ये देख सकते हैं कि उसके नेचर के अकॉर्डिंग उसके चरित्र का निर्माण होता है, यानी कि उसके कैरेक्टरिस्टिक का डिसीजन होता है। वह अपने नेचर के अकॉर्डिंग काम करता है और वही समाज में, सोसाइटी में, या हम कह सकते हैं कि आम जनमानस में उसके चरित्र का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारे सब्जेक्ट्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, नेचर क्या है, लैंग्वेज किस रूप में काम करती है या कैसे काम करती है, या उसका आउटलाइन क्या है, वह सोसाइटी में किस रूप में अपना वर्क करती है या कैसे लोगों को अवेयर करती है। भाषा का जो नॉलेज है वह निश्चित रूप से कैसे लोगों के लिए बेनिफिशियरी है या कैसे लाभदायक है। उन सब चीजों पे कहीं न कहीं हम इसके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक के द्वारा चीजों को फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। आउटलाइन को हम देखते हैं। निश्चित रूप से यहाँ हमने कुछ पॉइंट्स को नोट किया है। लगभग आपके ब्लैक बोर्ड पे ये चीजें दिखाई दे रही हैं और आप इसको जो है अपना स्क्रीनशॉट लेकर के इन पॉइंट्स को आप देख सकते हैं। हम यहाँ पे इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, एक एक करके थोड़ा सा इन पॉइंट्स के बारे में डिटेल जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर सकते हैं लैंग्वेज को। निश्चित रूप से कैरेक्टरिस्टिक को, लैंग्वेज को समझने के लिए कैरेक्टरिस्टिक को समझना जरूरी है।
अगर हम उसके नेचर को समझेंगे, उसके चरित्र को समझेंगे, तो निश्चित रूप से लैंग्वेज के मीनिंग को, कॉन्सेप्ट को, या उसकी जो डिफिनीशन पिछले वीडियोज हम लोगों ने देखा है, तो निश्चित रूप से वह कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट होगा या बेनिफिशियरी होगा, समझने के लिए लाभदायक होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ फिर हम एक एक पॉइंट करके अपने कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले है जो हमारा टॉपिक है, लैंग्वेज इज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम लोग जब डिफिनीशन की बात कर रहे थे, जब कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे, तो वहां पर भी हमने सबसे पहले बोला था कि लैंग्वेज इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि लैंग्वेज क्या है, जब हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे हमने देखा कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेशन का एक माध्यम है, एक जरिया है, संप्रेषण का एक जरिया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने आइडियाज को कैसे डिलीवर करते हैं या कैसे उसके साथ अटैच करते हैं, इसके लिए कहीं न कहीं हमें एक माध्यम की जरूरत होती है, और वो माध्यम क्या है, हमारी भाषा है। अब यहाँ पर भाषा जो है या लैंग्वेज जो है, ये कहीं न कहीं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग सेक्टर में कहीं न कहीं देखते हैं कि अलग अलग होती है। हमारे जैसे भारतीय परिवेश में देखेंगे तो हमारे यहाँ भी कई लैंग्वेज है, जैसे हम कह सकते हैं कि भारत देश विभिन्नताओं का देश है। कहीं न कहीं यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लैंग्वेज है वह कई रूपों में हमारे पास अवेलेबल है। हम मातृभाषा के रूप में, क्षेत्र भाषा के रूप में, प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में, सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में कई भाषाओं का हम लोग अध्ययन करते हैं। और जिस भी व्यक्ति को, या कह सकते हैं जिस भी पर्सन को जो भाषा सुटेबल होती है, उस भाषा के माध्यम से अपनी बातों को कहने का प्रयास करता है। वो अपने आइडियाज और अपने विचारों को निश्चित रूप से डिलीवर करता है अपने सामने वाले के लिए। तो पहला जो टॉपिक, इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है लैंग्वेज का, हमने ये देखा कि निश्चित रूप से यहाँ पर लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि लैंग्वेज एक माध्यम है संप्रेषण का। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लैंग्वेज अगर हमारे आपके पास नहीं है तो निश्चित रूप से हमें अपनी बातों को कहने में कठिनाई महसूस होती है। लैंग्वेज जो है हमारे सोसाइटी का निर्माण करता है, हमारे समाज का निर्माण करता है। हम उसमें देखते हैं कि एक समाज, एक सोसाइटी जो होता है, वो अपने एक भाषा के माध्यम से अपनी बातों को रखता है, या अपने फीलिंग आइडियाज को रखता है, अपने संप्रेषण की बातों को वहां पे डिलीवर करने के लिए एक भाषा का चयन करता है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर या इस अर्थ पर हम ही एक ऐसे सोशल एनिमल हैं जिनके पास अपनी एक लैंग्वेज और भाषा है, जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को निश्चित रूप से डिलीवर करने का प्रयास करते हैं, अपने इमोशंस को बताने का प्रयास करते हैं। हमने कॉन्सेप्ट में ये देखा था कि लैंग्वेज जरूरी नहीं कि वोकल हो, वो एक साइन के रूप में भी होती है, एक सिंबल के रूप में भी होती है। साइन और सिंबल भी कहीं न कहीं हम लोगों ने देखा कि लैंग्वेज के अंतर्गत हम रख सकते हैं, एक उसको भाषा के रूप में हमने चिन्हित किया है। तो ये जो साधन है, जो कम्युनिकेशन का मीन्स है या साधन है, निश्चित रूप से लैंग्वेज जो है सिंबल के माध्यम से, साइन के माध्यम से या वोकल के माध्यम से भी अपनी बातों को संप्रेषित करती है, या अपने आइडियाज और फीलिंग को कहीं न कहीं कम्युनिकेट करती है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कहीं न कहीं भाषा का जो है कह सकते हैं कि समाहित होना है, या हम कह सकते हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भाषा का ट्रांसफर होता है। सपोज दैट आज हम जो भाषा सीख रहे हैं, इसी भाषा को हम अपनी आने वाली नई पीढ़ी को भी ट्रांसफर करते हैं। एक फैमिली में जो लैंग्वेज यूज की जाती है, वो चाहे आपके कह सकते हैं गांव एरिया की भोजपुरी हो, या कह सकते हैं वो हिंदी हो, या अर्बन एरिया में कुछ फैमिलीज में इंग्लिश बोली जाती है, या फिर आपके साउथ में चले जाएंगे तो उनकी एक अपनी भाषा है, तमिल है, ऐसे कश्मीरी भाषा अलग है। तो ऐसे जो तमाम भाषाएं हैं वो कहीं न कहीं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती रहती हैं, या हम कह सकते हैं कि
कि यहाँ पर लैंग्वेज एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है। तो पहला टॉपिक हमारा था कि लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसका, या पहला इसका नेचर है जिसको हमने डिफाइन किया, डिस्कस किया कि निश्चित रूप से अगर भाषा का जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक है वह है कौन सा, कम्युनिकेशन का। क्योंकि कम्युनिकेशन का ही जरिया भाषा है और भाषा के ही माध्यम से हम अपने इमोशनल आइडियाज और फीलिंग को कहीं न कहीं डिलीवर करते हैं। तो पहला टॉपिक आपका हो गया मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम आगे देखते हैं सेकंड पॉइंट्स में क्या है, लैंग्वेज इज आर्बिट्री। इसका क्या मतलब है? आर्बिट्री का मतलब होता है कि कहीं न कहीं हम जो है भाषा में जो निर्माण हुआ या भाषा का जो विकास हुआ, ये देखते हैं कि इसमें कुछ मनमानापन होता है। कह सकते हैं कि मनमानापन यानी कि क्या है, आर्बिट्री क्या है। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि लैंग्वेज को अगर हम देखें कि जो वर्ड हमने लैंग्वेज या भाषा के रूप में चयन किया है, क्या उस वर्ड्स का या जिस मीन्स के लिए, जिस थिंग्स के लिए या जिस वस्तु के लिए या जिस व्यक्ति के लिए हम यूज करते हैं, तो क्या उससे इसका कोई रिलेशन है, ये देखने की जरूरत है। जैसे हम कह सकते हैं कि सपोज दैट हमने कहा कि यह मैन या आदमी। अब एक पुरुष की कल्पना हमारे दिमाग में आती है, अगर हम उसको मैन ना कह के अगर हमको औरत सिखाया जाता, तो जब हम औरत कहते तो निश्चित रूप से वही पुरुष जो है एक औरत के रूप में हमें दिमाग में या हमारे जो कॉन्सेप्ट का जो आउटलाइन बनता, कॉन्सेप्ट दिखाई देता। तो अगर हम किसी पुरुष को किसी बच्चे को एक मैन के रूप में डिफाइन किया गया, वो उसको मैन के रूप में देख रहा है, और एक औरत को हमने वीमेन कह दिया या औरत कह दिया, तो उस जो शब्द है उस व्यक्ति के साथ वो जुड़ा हुआ है और उसको हम लोगों ने रट लिया, उसको हम लोगों ने क्या किया, लर्न कर लिया। हम ये नहीं कर सकते या हम उस पर तर्क करने लगे कि हम इसको औरत ही क्यों कहते हैं या इसको वीमेन ही क्यों कहते हैं, हम इसे कुछ और नाम से क्यों नहीं जानते। तो उस शब्द से उस व्यक्ति का या उस वस्तु का, जैसे हम कहते हैं सपोज दैट कार का एक डिजाइन होता है और कई तरह के डिजाइन की कार आपको दिखाई देती है, लेकिन सबके लिए हमने एक शब्द चयन किया कार। अगर हम उसको बस भी कह देते तो क्या वह कार बदल जाती? नहीं। तो हमें जो भाषा का विकास हुआ या जो लैंग्वेज का विकास हुआ और जो शब्दों का विकास हुआ, वो किसी को अगर हम नॉमिनेट किए या किसी को हम लोगों ने चिन्हित किया, तो उसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही मतलब है कि जब हम उस शब्द का नाम लें या उस शब्द के बारे में कुछ कानों में सुने, तो उसकी एक आउटलाइन हमारे माइंड में सेटअप हो जाए, हमें फिर किसी और आउटलाइन की तरफ दिमाग न जाने पाए। तो जो शब्द का चुनाव हुआ या शब्द का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और जिस वस्तु के लिए हुआ, जिस व्यक्ति के लिए हुआ, तो जनरली उसमें कोई ऐसा रिलेशन नहीं है कि जो हम कह दे कि नहीं, अगर हम इसको कार नहीं कहेंगे तो निश्चित रूप से ये अलग कुछ हो जाएगा। तो हमने एक नाम दिया और वो नाम हमने अपने तरीके से रख दिया, हमने उसको कार कह दिया, हमने मैन कहा, आदमी कहा, कोई उसी को, एक व्यक्ति को कोई मैन कह रहा है, कोई आदमी कह रहा है, और एक लेडी है उसको कोई लेडी कह रहा है, कोई वीमेन कह रहा है, कोई औरत कह रहा है, कोई स्त्री कह रहा है। तो कहीं न कहीं हमने उसको कई नामों से, या हम कह सकते हैं कि उसको अपने अकॉर्डिंग एक नाम देने का प्रयास किया। उसी को यहाँ पे कहा जा रहा है कि लैंग्वेज इज आर्बिट्री, यानी कि हमने अपने तरीके से, अपनी सुविधा के अनुसार हम लोगों ने भाषा को जो है विकसित किया है, उसमें वर्ड को विकसित किया है, और उस वर्ड के अकॉर्डिंग हमने कुछ लोगों, कुछ चीजों का नाम दे दिया। हमने किसी को कुर्सी कह दिया, हमने किसी को मेज कह दिया, टेबल कह दिया, चेयर कह दिया। तो निश्चित रूप से हमने अपने तरीके से इन चीजों को डिफाइन किया है और उनको एक नाम दिया, और वो नाम का उससे अगर कोई रिलेशन ढूंढा जाए, अगर एक तरह से कोई ऐसी
ऐसा संबंध खोजा जाए कि क्या हम इसको चेयर के बजाय कुछ और नाम दे दें तो क्या इसका आकार बदल जाएगा या इसकी क्वालिटी बदल जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाषा का जो डेवलपमेंट हुआ, जो विकास हुआ, वो कहीं न कहीं हमें केवल एक उससे एक संबंध जोड़ने के लिए, एक आउटलाइन विकसित करने के लिए, एक अपना काल्पनिक चित्र बनाने के लिए, कि जैसे ही हमने बोला कार तो एक डिजाइन फ्रेम हो गई, उससे अपना संबंध बनाने के लिए हम लोगों ने भाषा का विकास किया है। यानी कि लैंग्वेज इज आर्बिट्री। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम लोग देखते हैं तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि इनका उससे रिलेशन होता है। जैसे अनोमेटोपोइया के कुछ शब्द होते हैं, बज, बैंग बैंग, या कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको अगर हम बोलते हैं या कहते हैं तो उससे जो आवाज आती है या उससे जो रिलेशन होता है वो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से अटैच होता है। यानी अगर हम उसके अलावा कोई और वर्ड उसके लिए यूज करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भाषा में कहीं न कहीं मनमाने तरीके से वर्डों को हम लोगों ने क्रिएट किया या एक डिसीजन बनाया, एक अपना वर्ड का फ्रेम आउट किया अपने संबंध को जानने के लिए या एक आउटलाइन डिस्क्राइब करने के लिए या डिसाइड करने के लिए। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे वर्ड्स हम लोगों ने सिलेक्ट किया है या उनको चयन किया या हमने बनाया या विकसित किया कि जिसके माध्यम से अगर हम उस वर्ड का यूज नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं हमारी मीनिंग या हमारा कॉन्सेप्ट या जो हमारी आउटलाइन है या डिजाइन है वो पूरी नहीं होती है। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा या नेचर में देखा कि लैंग्वेज क्या है, एक आर्बिट्री रूप में यूज हुई है, बट उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे बज और बैंग बैंग हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में, वहां पर हमने देखा कि आपस में रिलेशन भी है। लेकिन मोस्टली हमने ज्यादातर जो वर्ड यूज किया है या देखा है भाषा को वो कहीं न कहीं आपस में एक दूसरे से रिलेशन में ऐसा नहीं होता कि अगर उसकी जगह पे हम कुछ और यूज कर लें तो वो क्या है, उसका क्वालिटी या उसका गुण बदल जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं पॉइंट हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, लैंग्वेज ऑफ सिस्टम। हम यहाँ क्या सकते हैं, जो हमारा तीसरा पॉइंट है, लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ सिस्टम। यानी कि जो भाषा है, भाषा का जो विकास हुआ है वो एक क्रमबद्ध तरीके से है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हम इसको ग्रामेटिकली यूज करते हैं, वहां पर हमारा एक स्टेप है जिसको हम फॉलो करते हैं, उसमें हमारा सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। ठीक है, उस तरीके से हम जो है कहीं न कहीं उसको यूज करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि द हंटर शॉट्स द टाइगर। हमने यहां पे एक सेंटेंस लिखा और इसके अकॉर्डिंग कहीं न कहीं हम ये देख सकते हैं कि एक शिकारी जो है एक शेर का शिकार करता। इस सेंटेंस को लिखने के लिए कहीं कहीं द हंटर शॉट द टाइगर, हमने इसका फ्रेम आउट किया हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। हम इसको ये नहीं कह सकते कि शॉट्स द हंटर द टाइगर या द टाइगर शॉट द हंटर, तो इसकी मीनिंग बदल जाएगी। यानी कि जो हमारी भाषा है, जो हमारा लैंग्वेज है, इसका सबसे बड़ा एक हमने गुण ये देखा या इसका जो कैरेक्टरिस्टिक ये देखा कि इसकी क्वालिटी ये देखा कि लैंग्वेज ऑफ सिस्टम या लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ सिस्टम हम कह सकते हैं इसको। लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ सिस्टम। हमने ये देखा कि जो भाषा है इसका अपना एक महत्वपूर्ण जो क्वालिटी है या इसका गुण है वह निश्चित रूप से देख सकते हैं कि यह एक क्रमबद्ध सिस्टम में होती है, या हम कह सकते हैं कि एक सिस्टम में चलती है। हम इसमें देख सकते हैं कि इसका ग्रामेटिकली इसका कुछ रूल है, कुछ रेगुलेशन है, कुछ नियम और कानून है जिसके थ्रू कहीं न कहीं इसका स्ट्रक्चर निर्मित है, या हम कह सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है और उसी के अकॉर्डिंग हम बोलने का प्रयास करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लिखने का प्रयास करते हैं
अगर हम उसमें फेरबदल कर देते हैं तो निश्चित रूप से भाषा का जो है अर्थ बदल जाता है, उसकी मीनिंग बदल जाती है, उसका कॉन्सेप्ट बदल जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ सिस्टम का मतलब है कि जो हमारी लैंग्वेज है उसका अपना एक क्रमबद्ध या चरणबद्ध या सिस्टमैटिक कह सकते हैं या स्टेप बाय स्टेप कहीं न कहीं उसकी एक अपनी थ्योरी है जिसको हम यूज करते हैं, उसका हम ग्रामेटिकल पोर्शन कहते हैं। उस ग्रामेटिकल पोर्शन को सीखते हैं, लर्न करते हैं। निश्चित रूप से जब बच्चा पहले छोटा होता है और वो बोलना शुरू करता है तो जब उसके जो वर्ड्स होते हैं वो एक सेंटेंस में नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, एक वर्ड्स में होते हैं। वो जैसे बोलेगा माँ, अब वो ये नहीं बोलेगा कि माँ आओ या माँ मुझे खाना दो या माँ मुझे दूध दो, ये सब पूरी सेंटेंस नहीं बोलता है। लेकिन निश्चित रूप से जब वो उसी कोई सी चीज की रिक्वायरमेंट होती है तो एक वर्ड्स पहले बोलता है माँ, तो माँ कुछ समझती है कि हाँ हमारे बच्चे को किसी चीज की जरूरत है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, ग्रेजुअली ग्रोथ करता है, फिर वो कहीं न कहीं भाषा के ग्रामेटिकली पोर्शन को सीखता है और उसको बोलने का प्रयास करता है। छोटा बच्चा कहीं न कहीं जब सेंटेंस बनाने का भी प्रयास करता है, एक सेंटेंस फॉर्मेट में भी बोलने की बात करता है अपनी बातों को, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में कहीं न कहीं फेरबदल हो जाता है, आगे का पीछे, पीछे का आगे हो जाता है। वो सिस्टमेटिकली नहीं बोल पाता है, अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को टूटी फूटी भाषा में या स्लैंग लैंग्वेज में बताने का प्रयास करता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, ग्रेजुअली डेवलप होता है, उसका कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, उसकी समझ डेवलप होती है, तो निश्चित रूप से वह क्या करता है, फिर सिस्टम ऑफ सिस्टम यानी द हंटर शॉट्स द टाइगर, इस रूप में अपने सेंटेंस को फॉर्मेट करने लगता है, बनाने लगता है। और फिर वो की जो मीनिंग होती है वह मीनिंग क्या है, पर्पजफुल होती है। हम एक चीज पिछले डिस्कस किए थे कि लैंग्वेज, अगर भाषा कम्युनिकेट की जा रही है या भाषा बोली जा रही है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वह भाषा जो है पर्पजफुल होनी चाहिए। यानी कि हम जो बात कर रहे हैं वह मीनिंगफुल होनी चाहिए, पर्पजफुल होनी चाहिए, तभी हम उसको सही माने में एक भाषा का दर्जा दे सकते हैं। अगर लैंग्वेज को हम स्पीक करते हैं, स्पोकन करते हैं, अगर वो मीनिंगफुल नहीं है, उसका मतलब कुछ नहीं निकलता या पर्पजफुल नहीं है, किसी उद्देश्य के पूर्णता के लिए नहीं है, तो निश्चित रूप से वह फिर क्या है, भाषा का दर्जा नहीं प्राप्त कर सकती है। इसलिए लैंग्वेज को हमेशा ग्रामेटिकली रूप से भी करेक्ट होना चाहिए और मीनिंग और पर्पजफुल से भी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हमने थर्ड कैरेक्टरिस्टिक को देखा कि लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ सिस्टम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैंग्वेज इज प्राइमरली वोकल। प्राइमरली वोकल का मतलब ही होता है कि हम सबसे पहले भाषा को क्या करते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं। जब कोई चाइल्ड या कोई बच्चा छोटा होता है और निश्चित रूप से उसकी बोलने की क्षमता जब डेवलप होने लगती है तो वह सबसे पहले जो है कुछ वर्ड्स को बोलने का प्रयास करता था। वो माँ के रूप में एक वर्ड सीखेगा, पापा के रूप में एक वर्ड सीखेगा, दादा के रूप में एक वर्ड सीखेगा, या ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स को बोलने का प्रयास करता है। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि बेसिक रूप से जो लैंग्वेज होती है वह कहीं न कहीं पहले वोकल रूप में ही स्टार्ट होती है, वोकल फॉर्म में प्रारंभ होती है। वहां पे वह बोलने का प्रयास करता है और फिर एक एक वर्ड्स को सीखता है, और जैसे ग्रेजुअली वो बड़ा होता है, डेवलप होता है, फिर उसके पास जब वर्ड्स के भंडार हो जाते हैं, फिर उन वर्ड्स को आपस में जोड़ने का प्रयास करता है, और जब जोड़ने का प्रयास करता है और जोड़ना सीख जाता है, फिर उसके बाद उसको एक सेंटेंस के रूप में फॉर्मेट करता है। जब वो सेंटेंस के रूप में फॉर्मेट करता है, या फिर हम जब उसको कहेंगे कि निश्चित रूप से कुछ वर्ड्स बोलना सीख जाता है, तो फिर उसके बाद कहीं न कहीं उसको लिखने का या राइटिंग के रूप में फॉर्मेट करने का प्रयास करता है, या एक एक वर्ड, या हम कह सकते हैं कि एक एक अक्षर के रूप में उसको ABCD के रूप में हम उसको पहले लिखना सिखाते हैं, फिर वो धीरे धीरे आगे सेंटेंस को फॉर्मेट करना सीखता है। तो जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है लैंग्वेज का, जो फोर्थ क्वालिटी है
नेचर है, लैंग्वेज इज प्राइमरली वोकल। निश्चित रूप से यहाँ इस भाषा का जो गुण है ये अपने आप में क्लियर है कि भाषा को सबसे पहले हम लोग क्या है, बोलना सीखते हैं, बोलने के बाद ही हमारा लिखने का स्टेप आता है। नेक्स्ट हमारा जो 5 कैरेक्टरिस्टिक है, लैंग्वेज इज लर्न। लैंग्वेज इज लर्न का मतलब ही होता है कि निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो है लर्निंग प्रोसेस है। यह एक स्ट्रक्चर फॉर्म में होती है और हम इसे कहीं न कहीं कह सकते हैं कि एक जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसको सीखना पड़ता है। हम जैसे अभी डिस्कस कर रहे थे इस टॉपिक में, सिस्टम ऑफ सिस्टम में, कि कहीं कहीं से कुछ ग्रामर है, कुछ इसके रूल हैं, रेगुलेशंस हैं, नियम कानून हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी जो कैरेक्टरिस्टिक है, लैंग्वेज इज अ लर्न्ड, यानी कि हमको इसे सीखना पड़ेगा। हम इसे सीखते हैं, इसके नियम को सीखते हैं, इसके बनाए हुए कुछ जो कह सकते हैं कि रूल रेगुलेशंस है, जो इसके नियम कायदे हैं, ग्रामेटिकल रूप से उसको हम सीखते हैं और उसके बाद अपने सेंटेंस को फॉर्मेट करते हैं और उस सेंटेंस को भी हम कहीं न कहीं बहुत बेहतर बनाने के लिए इडियम्स का प्रयोग करते हैं, प्रोवर्ब का प्रयोग करते हैं। तो अपनी भाषा को कह सकते हैं कि समृद्धि देने के लिए हम उसमें नए नए आइडियाज के थ्रू, जो उसके कह सकते हैं कि कुछ ऐसे अच्छे वर्ड्स होते हैं, उस वर्ड्स को सीखते हैं, उसको लर्न करते हैं और हम ये देखते हैं कि हम अपने सेंटेंस को कितना बेहतर तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं या कितना बेहतर तरीके से अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमें ग्रामर के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें हमें सीखनी पड़ती हैं, लर्न करनी पड़ती है, वो चाहे इडियम्स के रूप में हो, प्रोवर्ब्स के रूप में हो, या फिर हम उसे किसी कह सकते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच के रूप में हो। तो इन सब चीजों को सीखते हैं, लर्न करते हैं और उसके बाद अपनी लैंग्वेज की समृद्धि को कहीं कहीं बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं और उसको एक बेटर रूप देने का प्रयास करते हैं। हम कह सकते हैं कि जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है इसको हम हैबिट के रूप में भी देख सकते हैं। यहाँ पे निश्चित रूप से एक वर्ड हम और जोड़ सकते हैं कि हैबिट्स। ये भी एक इसके कैरेक्टरिस्टिक में या नेचर में वर्ड्स को हम या गुण में, क्वालिटी में जोड़ सकते हैं कि लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ जो भाषा है या जो लैंग्वेज है यह कहीं न कहीं हैबिट्स पर आधारित है। यानी कि हम अभ्यास करते रहते हैं, अभ्यास के थ्रू अभ्यास के माध्यम से कहीं न कहीं हम इसको जो है सीखने का प्रयास करते हैं। लैंग्वेज जो है हम लर्न भी करते हैं और लर्न करने के बाद जब उसको यूज करते हैं, अपनी आदत में उसको स्वीकार कर लेते हैं या उसे अपने अभ्यास में स्वीकार कर लेते हैं, निश्चित रूप से तभी वो भाषा क्या है, समृद्ध होती है और हम उसे देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि एक रूरल एरिया का बच्चा जो होता है, निश्चित रूप से उसकी जो मातृभाषा होती है वह हिंदी होती है। जनरली सामान्य रूप में हम देखते हैं वो हिंदी में अपना कन्वर्सेशन करता है। वहां पर भी उसको सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश सिखाई जाती है। वह उस इंग्लिश सब्जेक्ट या इंग्लिश लैंग्वेज को कहीं न कहीं एक सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में लर्न करता है, सीखता है। लेकिन जो उसका कन्वर्सेशन होता है, सामान्य वे में जनरली वो यूज करता है अपनी मातृभाषा हिंदी को। तो हम लोग ये देखते हैं कि अगर उसे इंग्लिश में अपनी बात कहनी होती है तो उतना फ्लुएंटली तरीके से वह उस अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज को उस लैंग्वेज में डिलीवर नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि निश्चित रूप से उसका जो हैबिट है या जो उसका अभ्यास है या जो उसकी आदत है वह उसकी अपनी मातृभाषा हिंदी में है, अपनी बातों को कहने के लिए। तो हमने देखा कि इंग्लिश लैंग्वेज में उसे अपनी बात कहने में कठिनाई महसूस हो रही है। तो यहाँ पर सीधा सा हम देख सकते हैं कि अगर उस हैबिट्स को हमने स्वीकार नहीं किया या उसे अपनी आदत में, अभ्यास में स्वीकार नहीं किया है तो उस लैंग्वेज को
निश्चित रूप से हमें यूज करने में कठिनाई महसूस होगी, डिफिकल्टी महसूस होगी। इसीलिए बोला जा रहा है कि लैंग्वेज का जो गुण है या क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक या नेचर है, वहां पर आपको इसको लर्न के रूप में या हैबिट के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अगर हम इसको इस तरह नहीं एक्सेप्ट करते हैं, हैबिट के रूप में नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें अपने आइडियाज और फीलिंग्स को डिलीवर करने में कठिनाई महसूस होती है। तो जो भाषा हमारी हैबिट में होगी उसी को हम प्रॉपर वे में यूज करते हैं और उसी के थ्रू अपनी बातों को कहने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रैक्टिस की बात होती है। हम हैबिट में तभी कोई चीज स्वीकार कर सकते हैं जब वो हमारे प्रैक्टिस में होगी। अगर हम उसको बार बार यूज करेंगे, बार बार स्पीकिंग करेंगे, बार बार स्पोकन करेंगे, तो निश्चित रूप से वो कंटिन्यूअस जो उस पे हमारा जो वर्क होगा वह उसको और बेहतर बनाएगा और उसके बाद वो लैंग्वेज हमारे कहीं न कहीं फीलिंग्स और आइडियाज को डिलीवर करने में हेल्पफुल हो जाएगी। तो जो इसकी क्वालिटी है कि लैंग्वेज इज लर्न एंड हैबिट्स या आर हैबिट्स, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमें भाषा को सीखना पड़ता है, उसको लर्न करना पड़ता है, उसके कुछ रूल रेगुलेशन हैं जिसे हमें लर्न करना पड़ता है और उसके बाद फिर उसको हमें अपनी हैबिट्स में या हम कह सकते हैं अपनी प्रैक्टिस में उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है और उसके थ्रू फिर कहीं न कहीं उस लैंग्वेज को हम कमांड कर सकते हैं और अपनी बातों को कहने के लिए निश्चित रूप से फिर हम सक्षम हो सकते हैं या कैपेबल हो सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा है लैंग्वेज इज लिविंग फॉर्म। लैंग्वेज इज लिविंग फॉर्म का क्या मतलब है? निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो भाषा है यह निरंतर प्रगतिशील है, यह कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है। प्रगतिशील या कंटिन्यूअस फॉर्म। निश्चित रूप से लैंग्वेज जो है एक लिविंग फॉर्म के रूप में चलती है। लिविंग फॉर्म का मतलब यहाँ पर हम जैसे कहते हैं कि कोई चीज लाइव हो रहा है, ठीक है, तो लाइव का मतलब भी होता है कि वो कहीं न कहीं जीवित रूप में एक करंट सिचुएशंस में या करंट समय में हम उसको निरंतर चलते हुए देखते हैं। उसी प्रकार से हम अपने लैंग्वेज को, जो हमारी लैंग्वेज है, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो है करंट या लिविंग फॉर्म में होती है। लिविंग फॉर्म हम यहां कह सकते हैं कि हमारी जो भाषा है वह कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है, निरंतर लगातार वह कहीं न कहीं जो है अपने आप में अपग्रेडेशन करती है, अपने आप को अपग्रेड करती है, अपने आप को कहीं न कहीं सुधार करती रहती है। कुछ नए वर्ड्स, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में आपसे यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे कि आप देखते होंगे कि समय समय पर जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है वह अपने जो डिक्शनरी के वर्ड्स हैं उसमें सुधार करती है या हम कहते हैं अपग्रेड करती रहती है। जैसे उसको लगेगा कि इस वर्ड्स को हम लोग बहुत ज्यादा यूज किए या हमको लगता है कि इस वर्ड्स को हमारा जो देश है या हमारा जो वर्ल्ड है इसको बहुत यूज कर रहा है, तो उस वर्ड को फिर कहीं न कहीं उस डिक्शनरी में जगह दिया जाता है और बाकायदे उसका पब्लिकेशन होता है कि इस वर्ड को इतना बार यूज किया गया, इतनी बार इसके ऊपर वर्क हुआ, इसका माध्यम से वर्क हुआ, इसके अकॉर्डिंग वर्क हुआ, तो इस वर्ड्स को हम लोग कहीं न कहीं अपनी डिक्शनरी में जगह दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या फ्रेंच हो या किसी भी प्रकार उर्दू हो, कोई भी जो लैंग्वेज है वह कहीं न कहीं अपने आप को अपग्रेड करती रहती है। आप देखेंगे कि हिंदी भाषा में ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जो कहीं न कहीं सेम वर्ड्स दूसरे लैंग्वेज में यूज होते हैं और उसको हम हिंदी में यूज करते हैं। इवन हम ब्रिटिश लैंग्वेज जिसे हम इंग्लिश कहते हैं उसके वर्ड्स को सेम टू सेम अपने हिंदी में यूज करते हैं। हम ऐसे वर्ड्स हैं जो पुर्तगाली भाषा में यूज होते हैं उसको सेम टू सेम अपने हिंदी भाषा में यूज करते हैं। अलमीरा जैसे होता है हम उसको
हिंदी में एज इट इज यूज कर लेते हैं। अब ये कहीं न कहीं हिंदी की गतिशीलता को बताता है, प्रगतिशीलता को बताता है, ठीक है, उसकी प्रगतिशीलता को दिखाता है कि यह लैंग्वेज कैसे अपने आप को इतना ओपनली है रखा हुआ है कि हम किसी भी वर्ड्स को अपने सुविधा के लिए या हम कह सकते हैं अपनी समृद्धि के लिए, अपनी लैंग्वेज को बहुमुखी कह सकते हैं विकास के लिए निश्चित रूप से अन्य वर्ड्स का भी उसमें यूज सेम टू सेम हम लोगों ने कर लिया है। ऐसे बहुत से सब लैंग्वेज, ऐसा हिंदी की नहीं, इवन इंग्लिश लैंग्वेज भी जो है वो कहीं कहीं अगर देखा जाए तो उसमें ढेर सारे लैटिन वर्ड हैं, ठीक है, जो एज इट इज उसमें यूज होते हैं। लैटिन भाषा का बहुत ज्यादा उसमें योगदान है। तो उर्दू लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज भी हम लोगों ने देखा है कि उसमें बहुत से फारसी के वर्ड हैं, इवन हिंदी में भी बहुत से ऐसे फारसी के वर्ड हैं, उर्दू के वर्ड हैं जिनको हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है। तो कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, फ्रेंच हो, लैटिन हो, कहीं कहीं सभी भाषाएं एक दूसरे से कन्वर्सेशन के लिए कुछ ऐसे शब्दों का सेम टू सेम अपने भाषा में यूज कर रही हैं या प्रयोग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो हमारी भाषा होती है या हमारी लैंग्वेज होती है वह लिविंग फॉर्म में होती है या कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है, या हम कह सकते हैं वो प्रगतिशील होती है। निश्चित रूप से उसे एक्सेप्ट करने में किसी दूसरी भाषा के वर्ड्स को क्या है, हेजिटेशन नहीं है, हम उसे बहुत अच्छे तरीके से यूज कर लेते हैं। उर्दू का ही शब्द को हम लोग यूज कर लेते हैं, फारसी के वर्ड को हिंदी में यूज कर लेते हैं, इंग्लिश के वर्ड को यूज कर लेते हैं, पुर्तगाली के वर्ड को यूज कर लेते हैं, और ऐसे ही अन्य भाषाएं भी ऐसी भाषाओं से अपने यहाँ वर्ड्स को एज इट इज यूज करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 6 पॉइंट है, लैंग्वेज इज लिविंग फॉर्म या कंटिन्यूअस फॉर्म्स है, तो निश्चित रूप से जो प्रगतिशील की बात होती है, तो हम लोगों ने देखा कि जो इसका टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक है लैंग्वेज का कि लिविंग फॉर्म में होती है, उसका मतलब सिर्फ यही है कि हम किसी दूसरी भाषा से कुछ वर्ड्स को उधार ले लेते हैं, उसको अपने यहाँ उसी तरीके से उसको यूज कर लेते हैं और अपनी भाषा को समृद्ध बनाते हैं, प्रगतिशील बनाते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारी जैसी आवश्यकता होती है, नीड्स ऑफ स्पीकर, नीड्स ऑफ स्पीकर, यानी कि स्पीकर की जैसी आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग कहीं कहीं भाषा जो है अपने आप को अपग्रेड करती रहती है, अपने आप को चेंज करती रहती है। वो चाहे किसी अन्य शब्द लैंग्वेज से कोई शब्द उधार लेना हो, किसी शब्द को यूज करने की बात हो, या स्वयं के अपने शब्दों में परिवर्तन करने की बात हो, तो हम लोग ये देखते हैं कि जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है, वो कहीं कहीं लिविंग फॉर्म में यूज होती रहती है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है लैंग्वेज की अपने आप में बहुत ही वैल्यूएबल है, क्योंकि अगर हम लोग एक रिजिड एरिया बना लेंगे, एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया बना लेंगे कि हमें किसी दूसरे से सहयोग नहीं लेना है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो एक कह सकते हैं जो प्रगतिशीलता है या जो हम कह सकते हैं कि जो कंटिन्यूटी है वो कहीं न कहीं बाधित होगी और हमें अपने चीजों को अपग्रेड करने में समस्या आएगी। तो इन सब चीजों को दूर करके भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है, वह दूसरों से शब्दों को एक्सेप्ट करती है और अपने आप को अपग्रेड करती है। हमारा अगला टॉपिक है लैंग्वेज ऑफ स्किल्स। लैंग्वेज ऑफ स्किल्स, कोई भी लैंग्वेज है उसके अपने कुछ स्किल्स हैं, कुछ उसके अपने रूल रेगुलेशंस हैं जिसपे हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, उसका कुछ अपना ग्रामेटिकल फॉर्म होता है, उसको कहीं न कहीं उसी रूप में हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे जैसे हम इसको देख सकते हैं कि कोई भी लैंग्वेज है उसके कुछ अपने तरीके हैं। जैसे हम स्किल्स में देख सकते हैं कि सबसे फर्स्ट जो होता है कि सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, लैंग्वेज, इसका एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को हमको सीखना पड़ता है। जैसे हमने बोला कि कोई बच्चा जब जन्म लेता है और जब अपनी लाइफ को स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, वर्ड्स को बोलने का प्रयास करता है। तो वर्ड्स को बोलने का प्रयास करता है, लेकिन उसके पहले भी कहीं न कहीं वो कुछ
वर्ड्स को सुनता होगा किसी के द्वारा, फिर उसको बोलने का प्रयास करता है। यानी कि सबसे पहले जो इसकी स्किल हो सकती है लिसनिंग होती है, स्किल ऑफ लिसनिंग। स्किल ऑफ लिसनिंग, निश्चित रूप से जो लैंग्वेज होती है उसका जो हम अगला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, लैंग्वेज ऑफ स्किल, इसके कैरेक्टरिस्टिक में देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो लैंग्वेज है वह कहीं न कहीं कुछ उसका एक स्टेप फॉर्म है और उसी स्टेप फॉर्म में वह स्टेप फॉर्म में चलती रहती है। तो उसमें सबसे पहला हमने देखा कि स्किल ऑफ लिसनिंग, यानी अगर किसी भाषा को हमें सीखना है, किसी लैंग्वेज को हमें अडॉप्ट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें उसे सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, उसे कहीं न कहीं सुनना पड़ेगा, लिसन करना पड़ेगा। जब उस भाषा को हम सुनते हैं फिर उसके बाद कहीं कहीं हम क्या करते हैं कि इसको फिर स्पीकिंग की बात आती है, लिसनिंग की बात हम कह सकते हैं, स्पीकिंग की बात आती है। स्किल ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जो लैंग्वेज है वह निश्चित रूप से जो इस फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सबसे पहले हम उसे लिसन फॉर्म में या सुनने का प्रयास करते हैं और सुनने के बाद फिर कहीं कहीं हम उसको क्या करते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं। जैसे जब कोई छोटा बच्चा थोड़ा ग्रेजुअली बड़ा होने लगता है, डेवलप होने लगता है, अपना विकास करता है, तो जब उसकी लैंग्वेज का विकास शुरू होता है तो सबसे पहले जो वर्ड सुनता है अपने घरों में लोगों से, माँ, पापा, बाबा, दादी, तो इन वर्ड्स को कहीं कहीं वो सीखने का प्रयास करता है और फिर उसे बोलने का प्रयास करता है। तो फर्स्ट ऑफ स्किल क्या है, लिसनिंग है, सेकंड ऑफ स्किल क्या उसका है, स्पीकिंग है, और थर्ड उसी प्रकार फिर एक आ जाएगा निश्चित रूप से क्या, रीडिंग। रीडिंग और फिर अगला एक होता है फिर राइटिंग, स्किल ऑफ रीडिंग और राइटिंग। हमने देखा कि जो लैंग्वेज ऑफ स्किल्स है, यहां पर जो है लैंग्वेज को सीखने के लिए एक तरीका बताया गया है, एक ढंग बताया गया है कि इस तरीके से हम अपनी भाषा को अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं या सीख सकते हैं। तो जिसमें हमें स्किल्स ऑफ लिसनिंग होना चाहिए, स्किल ऑफ स्पीकिंग होना चाहिए, स्किल ऑफ रीडिंग और स्किल ऑफ राइटिंग। यानी फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, सुनने का है, फिर हमारा स्पीकिंग करने का यानी बोलने का है, फिर उसके बाद हम उसको रीडिंग भी करते हैं, पढ़ते हैं कोई चीज, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको रिटन वर्क करते हैं, राइटिंग करते हैं। तो ये जो एक स्किल है, लैंग्वेज ऑफ स्किल्स है, लैंग्वेज का एक कैरेक्टरिस्टिक के रूप में इसको हम देख सकते हैं। कोई भी भाषा होगी तो उसका कहीं न कहीं फॉर्मेट यही होता है, इसके अलावा कोई फॉर्मेट नहीं है कि लैंग्वेज को हम सबसे पहले राइटिंग के रूप में सीखना शुरू करें, फिर रीडिंग, फिर स्पीकिंग, फिर लिसनिंग। ऐसा नहीं होता है। हम जो अपने कानों में सुनते हैं, जो अपने कानों में वर्ड्स सुनते हैं, उसी को बोलने का प्रयास करते हैं, उसी को पढ़ने का प्रयास करते हैं और फिर उसी को कहीं न कहीं राइटिंग का प्रयास करते हैं। जब एक छोटा बच्चा आप देखेंगे तो सबसे पहले वो क्या करता है, बड़ा होता भाषा को सीख लेता है, वर्ड्स को सीख लेता है, तो कोई भी बुक उठा के पढ़ने का प्रयास करता है। किसी की भी किताब होगी, अपने बड़े भाई की, अपनी बड़ी सिस्टर का, वो बुक उठा लेता है और उसे पढ़ने का प्रयास करता है। वो लिखने का प्रयास सबसे पहले नहीं प्रारंभ करता है। तो फिर उसके बाद आप देखेंगे, आप इस पर कहीं कहीं एक अपना ऑब्जर्वेशन करिएगा किसी बच्चे पर जो छोटा होगा, आपके घर में होगा, तो निश्चित रूप से इस चीज को आप क्लियर कर पाएंगे कि सबसे पहले जो लिसनिंग होता है, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के स्टेप में भाषा अपना विकास करती या डेवलपमेंट करती है। अगला हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है, लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन कॉमन कल्चर। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज क्या है, एक कॉमन, लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन कॉमन कल्चर। कॉमन कल्चर का मतलब हो गया
कॉमन कल्चर, लैंग्वेज की जो हम अगली बात कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं कि कॉमन कल्चर, जो भाषा है या हम कह सकते हैं कि जो भाषा का विकास होता है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, उसका अपना एक कॉमन कल्चर होता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम लोग भारत के परिक्षेत्र में रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, तो निश्चित रूप से भौगोलिक रूप से, ज्योग्राफिकल रूप से, पॉलिटिकल रूप से भी, या हम कह सकते हैं कि उसने रीजनल क्षेत्र से, इनके अकॉर्डिंग जो है भाषा अपना डेवलपमेंट करती है, या उसकी अपनी संस्कृति के अनुसार, अपने कल्चर के अनुसार भाषा का क्या है, डेवलपमेंट होता है। जैसे सपोज दैट एग्जांपल हम लेते हैं कि भारत देश में अगर आप देखेंगे भौगोलिक रूप से किसको हम लोगों ने मान्यता दिया है, हिंदी को। अगर आप पॉलिटिकली रूप से भी देखेंगे, अपने संवैधानिक रूप से भी देखेंगे, तो आपके संविधान में हिंदी भाषा को एक राजभाषा का दर्जा दिया गया, यानी कि हम लोगों को हिंदी बोलने के लिए, हिंदी में अपने काम करने के लिए जो है राजनीतिक रूप से निर्देशित किया गया है। और हमारा परिक्षेत्र भी ऐसा रहा है कि हम लोग बचपन से हिंदी भाषा अपने आसपास के लोगों से सीखते हैं, तो उसका यूज ज्यादा करते हैं। इंग्लिश के सब्जेक्ट के रूप में या एक भाषा के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन वो हमारी सेकेंडरी लैंग्वेज होती है। तो हमने देखा कि भारत देश का जो कल्चर या संस्कृति है वह कॉमन रूप से क्या है कि हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो हम लोग हिंदी सीखते हैं। अगर हम यहाँ पे रीजन या भौगोलिक या ज्योग्राफिकल कंडीशन को भी लेंगे, तो निश्चित रूप से जैसे कुछ अभी भी आज के दौर में भी, आज के समय में भी कुछ ऐसे आदिवासी क्षेत्र हैं जिनकी अपनी एक अलग लैंग्वेज है, एक अपनी अलग भाषा है। हो सकता है उसको हमें समझने में कठिनाई हो या पूरी तरीके से हम ना समझ सकें, लेकिन उनका अपना एक संस्कृति है, अपनी एक भौगोलिक स्थिति है, जिसके अकॉर्डिंग वो उस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसका यूज करते हैं और उसके थ्रू अपने कम्युनिकेशन को डेवलप करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जो लैंग्वेज होती है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि वह जो है बेस्ड ऑन कॉमन कल्चर होता है, यानी कि जिस जगह पे जिसकी जैसी संस्कृति होती है, जिसका जैसा माहौल होता है, वहां का जो एटमॉस्फेयर होता है, उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग या उस जियोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग या पॉलिटिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उस भाषा को यूज करते हैं और कहीं कहीं उसको सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे भारत देश में अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ और साउथ के रूप में हम लोग डिवाइड है। नॉर्थ में हिंदी का प्रयोग ज्यादा होता है, साउथ में कहीं कहीं उसके तमिल भाषा है, इंग्लिश वर्जन को ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज को ज्यादा यूज करते हैं, तो ये जो डिफरेंसेस है ये कहीं कहीं एक ही देश में एक रीजनल क्षेत्र के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ज्योग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज का जो एक गुण है या क्वालिटी है या नेचर है या इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी कहीं न कहीं जो है बेस्ड ऑन कॉमन कल्चर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भाषा का डेवलपमेंट है वह उसके अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग, अपने आसपास एरिया के अकॉर्डिंग जैसी भाषा का प्रचलन होता है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे भी आपके ईस्ट में चले जाएंगे, यूपी के या बिहार साइड चले जाएंगे, तो भोजपुरी का वहां पर आप लोग देखेंगे प्रचलन ज्यादा है। तो क्योंकि उस एरिया में उस लैंग्वेज का प्रचार प्रसार ज्यादा है, मैथिली भाषा बोली जाती है, बंगाल के आसपास बंगाली भाषा बोली जाती है। तो वैसे रीजन के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर भी भाषा अपना विकास करती है, अपना डेवलपमेंट करती है, और वहां के रहने वाले लोग जो वहां पे रहते हैं उसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं और उसी के थ्रू अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करते हैं और अपने आइडियाज, फीलिंग्स और कहीं कहीं कह सकते हैं जो उनका एटीट्यूड है वह डिलीवर होता है, उसको कम्युनिकेट करते हैं। निश्चित रूप से हमारा अगला पॉइंट है लैंग्वेज इज हैबिट। हैबिट को हम लोगों ने यहाँ लर्न, जो टॉपिक लैंग्वेज इज लर्न था, यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो चीज हम सीखते हैं या जो चीज हम लोग लर्न करते हैं उसको कहीं न कहीं हैबिट्स के रूप में भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, अभ्यास के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, उसको हम आदत के रूप में अपने स्वीकार कर लेते हैं, फिर वो धीरे धीरे विकास करते हैं उस भाषा का और उसे यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा है लैंग्वेज इज यूनिक। भाषा जो है अपने आप में क्या है, यूनिक है। इस संदर्भ में हम कैसे कह सकते हैं कि
जैसे हम अपने देश को कह सकते हैं कि हमारा देश विभिन्नताओं में एकता की बात करता है, हम कह सकते हैं विविधता में एकता की बात करता है। लैंग्वेज जो है यह अपने आप में एक ऐसी यूनिक क्वालिटी है रखता है, या इसकी अपनी एक ऐसी यूनिक क्वालिटी होती है या कैरेक्टरिस्टिक होता है या नेचर होता है, जिसके थ्रू कहीं न कहीं जो है यह अपने समाज के लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखता है, एक दूसरे से कहीं न कहीं अटैच करता है, और निश्चित रूप से वो लैंग्वेज जो है एक ऐसी फीलिंग देता है उनमें आपस में कि जिससे लगता है नहीं कि ये हमारा बड़ा अपना भाई है, अपनी सिस्टर है, अपनी बहन है। निश्चित रूप से भाषा के माध्यम से भी हमारे इमोशंस डेवलप्ड होते हैं, और वो इमोशन जब डेवलप्ड होते हैं तो आपस में अटैचमेंट बनता है। हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से ऐसा क्वालिटी है भाषा में, लैंग्वेज में ऐसी क्वालिटी है कि यह अपने आप में एक ऐसा यूनिक गुण रखता है। जैसे हम सपोज दैट एग्जाम्पल के रूप कह सकते हैं कि जैसे जो हिंदी भाषी लोग हैं, अगर वो कहीं दूसरे एरिया में या कहीं भी चले जाते हैं तो उनको लगेगा कि ये हमारा अपना व्यक्ति आ गया, तो उस भाषा के थ्रू कहीं न कहीं उसमें एक अटैचमेंट होता है। कोई भोजपुरी बोलने वाले एरिया का कोई व्यक्ति अगर कहीं बाहर जाता है, उसका कोई अपना उस भाषा को बोलने वाला मिल जाता है, तो उसे लगे कोई अपना मिल गया जो हमारी बातों को अच्छे से समझ लेगा। जैसे कोई हिंदी भाषी जब साउथ में जाता है, जॉब करता है, टहलने घूमने जाता है, किसी भी पर्पज से निकलता है, और उसे कहीं न कहीं वहां की जो तमिल भाषा है जो और उसकी अन्य भाषाएं हैं, उसको कहीं न कहीं कह सकते हैं कि कम्युनिकेट करने में उसे प्रॉब्लम फेस होती है। लेकिन अगर वहीं पे कोई अगर उसे अपना हिंदी जानने वाला व्यक्ति मिल जाता है तो निश्चित रूप से उसे कहीं न कहीं बहुत ही अच्छा फील होता है, एक अटैचमेंट फील होता है, और उसे अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज को बताने के लिए निश्चित रूप से कहीं न कहीं क्या है वो हेल्प मिलती है और प्रसन्नता मिलती है, तो कहीं न कहीं एक अटैचमेंट आता है। इंग्लिश लैंग्वेज जानने वाला व्यक्ति है, अगर उसे हिंदी नहीं पता, भोजपुरी नहीं पता, अगर उस एरिया में चला गया, अपनी बातों को नहीं कर पा रहा, तो प्रॉब्लम फेस होती है। वहां पे निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि अगर कोई उसे अपनी भाषा का जानने वाला व्यक्ति मिल गया जिससे वो अपनी आइडियाज को शेयर कर लेता है, अपने आइडियाज को बता देता है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि उस आइडिया के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि वो अपने विचारों को प्रेषित कर सकता है, और उसे अपने आप का एक अटैचमेंट फील होता है। तो लैंग्वेज का जो अपने आप सारे कैरेक्टरिस्टिक को हमने देखा कि एक यूनिक है। यूनिक का मतलब ही होता है कि यह निश्चित रूप से विभिन्न संस्कृति और विभिन्न कह सकते हैं भौगोलिक कंडीशन होती है, उन विभिन्नताओं में भी एक एकता की बात रखती है। एक भाषा को सबको सीखने का प्रयास करते हैं लोग, वहां के लोग। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज होती है अपने आप एक यूनिक क्वालिटी रखती है, और इसके अकॉर्डिंग कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि भाषा का जो ये लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक, लैंग्वेज यूनिक है, अपने आप में काफी मोस्ट वैल्यूएबल नेचर इसका हम कह सकते हैं ये है, जिसके माध्यम से हम कहीं कहीं एक अफेक्शन, एक अपने आप में अटैचमेंट भी फील करते हैं, और अपने आप में ये देखते हैं कि इसके माध्यम से हम लोग अपने आपस में जुड़ाव की भी भावना रखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में अपना टॉपिक देखा, कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज, और इसके कुछ पॉइंट्स के थ्रू हमने आपको इसके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक को समझाने का प्रयास किया, और एक एक टॉपिक पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। और अगर कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, या हम इसके एक रिवीजन वीडियोस के माध्यम से आगे आप लोगों को निश्चित रूप से एक कह सकते हैं अगेन वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मुझे ये लग रहा है, आई होप यू आर वेरी वेल अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक, एंड टुडे वेरी वेरी थैंक यू, एंड नेक्स्ट टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो। ओके।